हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इल्यूमिनाती कॉमिक्स सीरीज़ की तीसरी कॉमिक्स इन्वेजन। इसके पहले की दो कॉमिक्स अर्थ 24.0 और ग्राउंड ज़ीरो राइज ऑफ द सरपेंट, ये दोनों ही कॉमिक्स चैनल पे अपलोड है और आपको इल्यूमिनाती कॉमिक्स की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। वहाँ जाके आप इसको देख सकते हैं। अब तक की कहानी। अर्थ 24 और ग्राउंड ज़ीरो में बताया गया था कि सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता नई सृष्टि के सृजन में मशगूल है और उनकी गैर हाजिरी में फोबोस और मोबोस 24वें आयाम की पृथ्वी को बचाने और नष्ट करने का खेल खेल रहे हैं। काली शक्तियों को ताकतवर बनाने के लिए काल छिद्र ने चार्ली को कमान सौंपी। चार्ली कोबरा संगठन के जरिए पोखरण में अर्ध सफल परमाणु विस्फोट करवाता है, जिसे रोकने की कोशिश परमाणु, आयरन मैन, तूफान और अन्य हीरो करते हैं। धमाके से दूसरे आयाम का द्वार खुल जाता है, जिसमें से एक लड़का आता है जो अपनी याददाश्त खो चुका है। जॉन कॉन जॉन कॉन्स्टेंटीन उसे बुराई का अवतार मान रोकना चाहता है। वहीं धमाके से रेडिएशन सोख कर कैप्टन एटम की हालत ख़राब हो रही है और कोई उस पर भी लगातार नज़र रख रहा है। अब आगे। पृथ्वी 40 साल पहले। देश विदेश से आए कई महान वैज्ञानिकों का सम्मेलन न्यूयॉर्क में। आने वाले समय में विज्ञान की क्या भूमिका होगी पृथ्वी के विकास में और इसके नष्ट होते पर्यावरण को बचाने के बारे में हर वैज्ञानिक अपना तर्क दे रहा है। एक तेज़ आवाज़ सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है। आने वाले समय में पृथ्वी का पर्यावरण जीवन के अनुकूल नहीं रह पाएगा और वैसी स्थिति आने पर सिर्फ मैं ही पृथ्वी को बचा सकता हूँ। बाकी सभी वैज्ञानिक वहाँ मौजूद लोग ठहाके लगाकर हंस पड़ते हैं। कोई भी उस वैज्ञानिक की बात को गंभीरता से नहीं लेता। उस वैज्ञानिक को उसके प्रोजेक्ट के सहित उस सम्मेलन से बाहर निकाल दिया जाता है। पृथ्वी 3 साल पहले। स्पेस सेंटर राजनगर। ध्रुव, आज मैंने तुम्हें भारत सरकार की तरफ से बुलाया है और तुम्हें एक अर्जेंट मिशन पर अंतरिक्ष में जाना है। बाकी बातें तुम्हें न्यूयॉर्क पहुंचकर बताई जाएंगी। नासा, न्यूयॉर्क केंद्र। हमारे आकाशगंगा मिल्की वे में पृथ्वी से काफ़ी दूर खोजी गई है एक नई पृथ्वी, जिसे प्लैनेट KB25 नाम दिया गया है। ऐसा ग्रह जो हर तरह से पृथ्वी के समरूप है। शायद यहाँ जीवन संभव है। KB25 अचानक से हमारी आकाशगंगा में प्रकट हुआ है, इसलिए हम चाहते हैं कि इस ग्रह पर आप एक खोजी दल के साथ जाएं और जीवन की संभावनाओं को तलाश करें। वर्तमान। अच्छे समय पर आए हो परमाणु। तुम्हारा राजस्थान का मिशन कैसा रहा? मिशन अच्छा रहा, लेकिन आपने मुझे मैसेज में जल्द से जल्द क्यों बुलाया? ये देखो परमाणु, ये मैसेज मिलते ही सीधे न्यूयॉर्क के नासा केंद्र पहुंचो। अर्जेंट स्पेस मिशन है। न्यूयॉर्क नासा केंद्र। और ये एक सीक्रेट मिशन है जिसमें आप तीनों प्लैनेट KB25 जाएंगे। हम तीनों? हम दोनों। कुछ घंटों की ट्रेनिंग और रात की नींद के बाद सभी अगली सुबह कक्ष में उपस्थित होते हैं। आपके पास इस काम के लिए और भी बेहतर व्यक्ति मौजूद हैं। फिर आपको हमारी क्या ज़रूरत है? KB25 के बारे में हम नहीं जानते। आम वैज्ञानिक अपनी सुरक्षा खुद नहीं कर सकते, पर आप अपनी सुरक्षा करने में सक्षम हैं। साथ ही आप सभी की तार्किक क्षमता अव्वल दर्जे की, जो वहाँ मिले आंकड़ों का सही विश्लेषण आसानी से कर सकती है। छोटे मोटे सवालों के बाद सभी अपने स्पेसशिप की ओर बढ़ते हैं। आयरन मैन ध्रुव को एक छोटा सा पर खास इलेक्ट्रॉनिक यंत्र देता है। इसकी खासियत यह है कि ये एक स्पेस सूट की तरह काम करेगा। इसे पहनने वाले के आसपास अपने आप एक अदृश्य आवरण पैदा हो जाएगा जो स्पेस में मानवीय शरीर पर पड़ने वाले दबाव को शून्य कर देगा, जिससे तुम्हें स्पेस सूट पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्पेसशिप की प्रणाली को समझने के बाद सभी बिना कोई वक्त गंवाए पृथ्वी से KB25 की ओर निकल पड़ते हैं, और जो कुछ समय पहले ही हमारी आकाशगंगा में दिखी है। हमें वहाँ तक पहुँचने में कितना वक्त लगेगा? हमें वहाँ 2 दिन यानी कि 48 घंटों में KB25 पर पहुँच जाएंगे। वो रहा प्लैनेट KB25। आखिरकार हम पहुँच गए। इस स्विच से शिप अदृश्य हो जाएगा और हम आराम से खोजबीन कर सकेंगे। किसकी खोजबीन? टोनी का मतलब था छानबीन। सभी कुछ दूर आगे बढ़े थे कि अचानक बूम! बचो! इनकी संख्या ज़्यादा है, हम इनसे ऐसे नहीं लड़ सकते। परमाणु और आयरन मैन एक दूसरे को देखते हैं। परमाणु अपनी परमाणु शील्ड में फौलादी सिंह को कवर कर लेता है। तुरंत ही आयरन मैन शील्ड के बाहर चारों ओर
लहर छोड़ देता है, जिसके संपर्क में आते ही 100 फीट के दायरे में मौजूद सभी एलियन गल जाते हैं। बाकी बचे एलियन दूसरी दिशाओं में भाग पड़ते हैं। आखिर उन्होंने हम पर हमला क्यों किया? यह हमला हम पर नहीं किया गया था। ये आपस में किसी प्रकार का युद्ध लड़ रहे थे। हाँ, ये एलियंस एक दूसरे से भिन्न है, जिसके हिसाब से ये एक नहीं कई अलग अलग प्रजाति या अलग अलग ग्रह के जो किसी वजह से युद्ध कर रहे हैं। वे सभी आयरन मैन के बताए दिशा में आगे बढ़ते हैं। हमें इस ग्रह का निरीक्षण करना चाहिए। यह ग्रह बिल्कुल पृथ्वी का प्रतिरूप है। यहाँ की वायु सांस लेने लायक है, जल पीने लायक है और यहाँ हरियाली यानी कि जंगल अधिक और विशाल है। मरुस्थल और समुद्र की मौजूदगी भी इसे जीवन के अनुकूल बनाती है। तो क्या जिनसे हमारा सामना हुआ था वे यहाँ के भिन्न प्रकार के जीव हैं? नहीं, इन सभी एलियंस में कोई समानता नहीं थी। पर ये खुद क्यों कर रहे हैं, पर ये युद्ध क्यों कर रहे हैं, इसका पता लगाना होगा। एक और हमला। बार बार किसी लड़ाई में फंसने से फौलादी सिंह गुस्से में हुंकार बढ़ता हुआ अपनी सुपर स्टैंड से उन एलियंस से टकरा जाता है और एलियंस के बदन इधर उधर बिखरने लगते हैं। परमाणु और आयरन मैन फौलादी सिंह को किसी तरह काबू में कर दूसरी दिशा में भाग पड़ते हैं। शांत हो जाओ। जिस ट्रैकर को देखकर तुम बार बार हमें अलग अलग दिशाओं में ले आकर इन एलियंस की लड़ाई में फंसा रहे हो, आखिर चक्कर क्या है? सॉरी परमाणु, अभी तो हम उसके बारे में नहीं बता सकते। आप जो सिग्नल आ रहे हैं वो ज़मीन के भीतर से आ रहे हैं, इसलिए हमें ज़मीन के नीचे जाना होगा। फौलादी सिंह एक ड्रिल की तरह घूमता हुआ ज़मीन को चीरता हुआ नीचे जाने लगता है। बाकी सभी उसके पीछे पीछे उस नए बने होल में समा जाते हैं। ज़मीन के कई किलोमीटर नीचे आखिरकार एक सतह है। आसपास एक पूरा शहर बसा हुआ है, दिखने में एक निर्माण केंद्र की तरह। सभी ये देखकर चौंक जाते हैं कि आसपास कई स्पेसशिप मौजूद हैं। पूरी की पूरी भूमिगत शहर प्रणाली। इनके पास तो बहुत से स्पेसशिप हैं, वे लोग ज़रूर यही होंगे। लगता तो ऐसा ही है। तुम दोनों किसकी बात कर रहे हो? तभी फिर से कई एलियन उन चारों पर हमला कर देते हैं। अंडरग्राउंड सिटी में उन्हें एक विशाल कक्ष में ले जाया जाता है। कक्ष के मध्य में सिंहासन पर बैठा एक व्यक्ति उनकी प्रतीक्षा कर रहा होता है। स्वागत है महाबलियों, ग्रेट फोमांचू। ये घुसपैठिए हमारे स्पेस एरे में पकड़े गए हैं एलीट फोर्स के द्वारा। एक आम इंसान, पृथ्वी का एक वैज्ञानिक इस ग्रह का शासक है। ग्रेट फोमांचू, युद्ध प्रतियोगिता समाप्त हो गई है। कौन जीता? दशम ग्रह के एलियन ने यह युद्ध जीता है। दशम ग्रह, यहाँ के एलियन जो प्राकृतिक रूप से काफ़ी खूंखार हैं, जिनको रक्त की भूख है और जो पृथ्वी पर कई वर्षों से आक्रमण की इच्छा रखते हैं। हम अति प्रसन्न हैं। जाओ, दशम ग्रह के प्रतिनिधि का स्वागत करो और उन्हें स्पेस एरिया में बनाए गए स्पेसशिप को अपने ग्रह ले जाने की आज्ञा दे दो। उन्हें कह दो कि अब वो पृथ्वी पर आक्रमण कर सकते हैं, पर इन हमलों की शुरुआत सिर्फ और सिर्फ न्यूयॉर्क शहर से हो। हा हा हा। कैसे एक मानव होकर भी तुम खुद ही मानव सभ्यता को तबाह कर देना चाहते हो? यह तुम लोगों के दुत्कार का ही नतीजा है, जो मैंने खुद को इतना सक्षम बनाया कि मैं पृथ्वी के तबाह होने का कारण बनूं। फोमांचू हीरोज़ को 40 वर्ष पहले हुई इस घटना के बारे में बताता है, जब एक वैज्ञानिक को न्यूयॉर्क में हुए वैज्ञानिक सम्मेलन से बेइज्जत और दुत्कार कर धक्के देकर निकाल दिया गया था। वो वैज्ञानिक और कोई नहीं, फोमांचू ही था, जिसने अपने विज्ञान के बल पर एक नई पृथ्वी की रचना का सपना देखा था। अपने अपमान से मैं इतना निराश हुआ कि मैंने अपने जीवन का अंत करना ठीक समझा, पर मैं नहीं चाहता था कि मेरी मृत्यु वहाँ हो जहाँ मेरा इतना अपमान हुआ है। यही सोच अपने बनाए स्पेसशिप से मैं पृथ्वी की परिधि से बाहर विशाल अंतरिक्ष में चला गया। मैं पृथ्वी से जितना दूर जा सकता था गया। अंततः पहले ईंधन और फिर वायु की कमी से मैं बेहोश हो गया। शायद यही मेरा अंत था, पर नहीं। जब मुझे होश आया तो मैंने अपने आप को दशम ग्रह पर पाया। यहाँ ऐसे 9 ग्रह और भी हैं जिन पर जीवन विद्यमान है, यानी ऐसे 10 ग्रह पर। इन सभी ग्रहों के जीवों में रक्त सेवन की बुरी लत है, जिसके कारण ये एक से दूसरे ग्रह का आक्रमण कर जीवित जीवों का अपहरण कर उन्हें अपने ग्रह ले आते हैं और समय समय पर अपने रक्त पीने की इच्छा को पूर्ण करते हैं। दशम ग्रह, जहाँ विक्षिप्त प्रजाति की सभ्यता है, विकक्ष, शारीरिक रूप से अति खूंखार, रक्त का सेवन करने वाले, लेकिन हमारी पृथ्वी से इतनी दूर सिर्फ दशम ग्रह पर ही जीवन नहीं है। इसके बाद ये था, पर लगातार एक दूसरे पर होते आक्रमण के कारण इनकी संख्या निम्न स्तर की रह गई है, जिस वजह से इन सभी ग्रह के वासियों ने आपसी मेल
कर रक्त के नए स्रोत को खोज निकाला। पृथ्वी। मानव सभ्यता जिनके शरीर में रक्त की भरपूर मात्रा है, वर्षों से ये पृथ्वी पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं, पर ये कभी कामयाब नहीं हो पाए। इनके स्पेसशिप हमेशा पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश करते हुए होने वाले भीषण घर्षण को बर्दाश्त नहीं कर पाने के कारण जलकर राख हो जाते थे। इन सभी ग्रहों पर विज्ञान उच्च तकनीक का है, पर यहाँ पाए जाने वाले तत्वों में वो क्षमता नहीं जो भीषण घर्षण को सह सके। तत्व। यही तत्व मेरे सपने को पूरा करने में सहायक बना। मैंने इन्हें बताया कि कैसे पृथ्वी से हम चांद पर गए और सकुशल वापस भी लौट आए, जिसका कारण था पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों का तुम सभी के यहाँ पर मिलने वाले तत्वों से कई गुना बेहतर होना। मैं पृथ्वी को तबाह होते देखना चाहता था, क्योंकि वहाँ मेरा अपमान हुआ, इसलिए मैंने इनकी मदद की। इनके उच्च विज्ञान से पहले अंतरिक्ष में बिखरे एक विशाल उल्कापिंड को एक जगह स्थिरता दी, फिर एक कृत्रिम सूर्य की मदद से इस उल्कापिंड को आग के एक गोले में बदला, अति शीत लहर चलाकर इस उल्कापिंड को शीत युग प्रदान किया। मैंने इस उल्कापिंड पर इनके विज्ञान की मदद से हर उस प्रकरण को दोहराया जिनसे होकर पृथ्वी को गुजरना पड़ा था। आखिरकार मैंने सफलता प्राप्त की। समय के साथ यहाँ समुद्र और ज्वालामुखियों का जन्म हुआ और धीरे धीरे वन एवं मरुस्थल, यहाँ की भूमि, यहाँ की वायु मनुष्यों के अनुकूल हो गई। मैंने अपने वादे के अनुसार तत्वों की खोज की और मुझे वो मेरे बनाए गए पृथ्वी की सतह के कुछ किलोमीटर नीचे भरपूर मात्रा में मिले, और फिर उन तत्वों की मदद से मैंने इनके लिए स्पेसशिप का निर्माण शुरू किया। अब यह जगह एक अंडरग्राउंड शहर होने के साथ साथ स्पेसशिप बनाने की फैक्ट्री भी है। वैसी स्पेसशिप जिनकी मदद से सभी एलियंस पृथ्वी पर आक्रमण कर उसे तबाह कर देंगे। बड़ी संख्या में मनुष्यों का अपहरण कर उन्हें इस ग्रह पर लाया जाएगा जहां वो मेरा हुक्म मानेगा, और जो मेरी अवहेलना करेगा उन्हें इन एलियंस के रक्त पीने की प्यास को बुझाने के लिए इनके सुपुर्द कर दिया जाएगा। पर इन सभी 10 ग्रहों में कौन पहले पृथ्वी पर हमला करेगा, इस बात को लेकर बहस छिड़ गई, क्योंकि जो भी ग्रह पहले हमला करेगा उन्हें असीमित रक्तपान करने का अवसर भी प्राप्त होगा। इसी बात को ध्यान में रख इनके सैन्य टुकड़ियों में से एक एक टुकड़ी के बीच इस ग्रह पर युद्ध की शुरुआत की गई। जो भी सैन्य दल जीतेगा उसी का ग्रह सबसे पहले पृथ्वी पर आक्रमण करेगा। और मुझे ये बताने में बहुत खुशी हो रही है कि दशम ग्रह ने ये युद्ध जीत लिया है। अब से 2 दिन बाद वे पृथ्वी की ओर निकल पड़ेंगे, पृथ्वी को तबाह कर देने के लिए, और इसकी शुरुआत होगी न्यूयॉर्क शहर से। वो शहर जिसने मेरा अपमान किया था, जिसने मेरा मजाक उड़ाया था, जहाँ मुझे धक्के मारकर वैज्ञानिक सम्मेलन से निकाल फेंका गया था। ले जाओ इन्हें और कैद खाने में डाल दो। फिलहाल कुछ करना सही नहीं है, इंतज़ार करना सही है। कैद खाने में? पता नहीं तुम्हें देखकर खुश हूँ या दुखी। कौन है यहाँ? ध्रुव, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम ठीक हो। तो आप लोग ध्रुव को ट्रैक कर रहे थे? ध्रुव, तुम्हारे साथ यहाँ और कोई भी बंदी है क्या? नहीं तो क्या कोई और भी होना चाहिए था? इसके पहले गार्ड्स वापस आए, हमें यहाँ से निकलना होगा। खट खट। ध्रुव, वक्त कम है, ये चिप लो। इसमें जार्विस ने फोमांचू द्वारा तैयार किए गए शिप की कमजोरी के बारे में जिक्र किया है। एक सॉफ्टवेयर जो कि आयरन मैन के सूट को संचालित करता है। ध्रुव, हमने तुम्हें बता दिया है कि हमारा स्पेसशिप किधर है। तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हें कवर करते हैं। तुम तीनों जल्दी अंदर आ जाओ। अरे वो दोनों कहाँ? ध्रुव, वो दोनों तो यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाए और बंदी बना लिए गए। इससे स्पेसशिप को स्टार्ट होने में समय लगेगा और इतनी देर में एलियंस हम तक पहुँच जाएंगे। इसलिए तुम उस चिप को लेकर रवाना हो जाओ और मैं जब तक इन्हें रोकने की कोशिश करता हूँ। ध्रुव थोड़ा भावुक होता है, पर वो जानता है कि अगर परमाणु ऐसा नहीं करता तो वे दोनों फिर से पकड़े जाते। बिना कोई समय गंवाए ध्रुव स्पेसशिप को स्टार्ट कर KB-25 से पृथ्वी की ओर निकल पड़ता है। परमाणु आखिरकार फिर से एलियंस की गिरफ्त में आ जाता है। मास्टर, 3 तो पकड़ में आ गए, लेकिन पुराना कैदी फरार हो गया। तुरंत बाकी के 9 ग्रह के प्रतिनिधियों को भी यहाँ बुलाओ। इधर ध्रुव स्पेसशिप का सुपर स्पीड से संचालन करता हुआ पृथ्वी पर पहुँचता है। निश्चित ही उसके पास समय कम है, क्योंकि दशम ग्रह के एलियंस किसी भी वक्त पृथ्वी पर पहुँच सकते हैं। पृथ्वी, सीधे नासा केंद्र चलना चाहिए। उसका शिप न्यूयॉर्क में नासा केंद्र में लैंड करता है, जहाँ से वह फौरन अमेरिकी प्रतिनिधियों से बात कर उन्हें दशम ग्रह द्वारा होने वाले हमले के बारे में आगाह करता है। आयरन मैन के दिए चिप से उन्हें ये जानकारी मिलती है। ओह, तो उनके सभी शिप सोलर एनर्जी को बड़ी मात्रा में स्टोर करते हैं, ताकि स्पेसशिप बिना किसी रुकावट के दिन रात और सूरज की रोशनी के बगैर भी काफ़ी दिनों तक चलता रहे।
सोलर एनर्जी को स्टोर करने वाले यंत्र में थोड़ी भी तकनीकी खराबी आएगी तो इन एलियंस का शिप एक क्षण में ब्लास्ट हो जाएगा। सोलर एनर्जी को स्टोर करने वाला यंत्र शिप के पिछले हिस्से की निचली सतह पर है। ये एक महत्वपूर्ण जानकारी थी जो एलियन से लड़ने में सहायक साबित होने वाली थी। न्यूयॉर्क की आबादी को नुकसान से बचाने सैन्य सहायता की मदद से उन्हें तुरंत ही अंडरग्राउंड सबवे, मेट्रोज और शहर से दूर पहुंचा दिया गया। रक्तपान करने को लालायित दशम ग्रह के विक्रक्ष बिना समय गंवाए पृथ्वी पर आ पहुंचे थे। उन्होंने एक साथ फोमांचू निर्देशित शहर न्यूयॉर्क पर हमला कर दिया। इन एलियंस के हमले को विफल करने के लिए बड़ी मात्रा में सैन्य सहायता के साथ आधुनिक उपकरण का भी इस्तेमाल किया जा रहा था। एक भयानक जंग छिड़ चुकी थी। सेना ध्वनि तरंगों से वार करने वाले मशीनों का उपयोग कर रही थी। कई एलियंस लाश में बदल चुके थे तो सेना के कई जवान भी मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। अब तक की लड़ाई में मानव और एलियंस दोनों ही बराबर थे, पर एलियंस के अंदर अजीब सी बर्बरता थी। वो मानवों पर भारी पड़ने लगे। लगातार सेना के जवानों की लाश इधर उधर बिखरने लगी। इधर वायुसेना ध्रुव के निर्देश पर छोटे बड़े हर शिप के पिछले हिस्से को निशाना बना रही थी जहां सोलर एनर्जी स्टोर की जाती थी। आसमान से कई एलियन शिप नष्ट हो जमीन पर गिर रहे थे, पर आसमान में भी परिस्थितियां बदल रही थीं। एलियन शिप्स दुगनी तेजी से वायुसेना का सफाया कर रही थी। ज़मीन और आसमान दोनों जगह पर मानव सेना का सफाया हो रहा था। शायद न्यूयॉर्क को बचा पाना अब मुश्किल था। ध्रुव जिस फाइटर प्लेन से स्पेसशिप से युद्ध कर रहा हो तो वो कई एलियन शिप से घिर चुकी थी। इस बार बचना मुश्किल है। शायद न्यूयॉर्क के तबाह होने से पहले ध्रुव मरने वाला था। तभी अग्नि की एक भीषण लहर ने उन सभी शिप को मोम की तरह पिघला दिया। सामने हवा में उड़ता एक विशाल ड्रैगन नजर आया जो पल प्रतिपल रूप बदलता हुआ कभी विशालकाय अजगर तो कभी डायनासोर बनकर सभी शिप को कागज की तरह चीर फाड़ कर रहा था। वह बड़ी तेजी से उड़ता हुआ एक शख्स अपने हाथों से भीषण लेजर बीम छोड़ता हुआ एलियंस को सलाद के टुकड़ों में काटता जा रहा था। अचानक से ही लड़ाई का पासा पलट चुका था। न्यूयॉर्क सैन्य टुकड़ी भी इस अजनबी की मदद से एक नई ऊर्जा के साथ एलियंस का सफाया करने लगी। आसमान में भी ध्रुव और एयरफोर्स उस अजनबी और अजीबोगरीब प्राणी जो बार बार विशालकाय जीवों का रूप धारण कर रहा था की मदद से बड़ी ही निर्ममता से सभी शिप को तबाह कर दिया। एक भीषण लड़ाई जीती जा चुकी थी। बिना कोई दया दिखाए सैन्य टुकड़ी ने किसी भी विकृक्ष एलियन को आत्मसमर्पण करने का मौका नहीं दिया। सभी को अति तीव्र ध्वनि के वार से मार दिया गया। दोनों ही अजनबी पृथ्वी के लिए नए नहीं थे। एक जॉन मार्शियन मैन हंटर था तो दूसरा महाशक्तिशाली स्पेस घोस्ट जो समय समय पर पृथ्वी पर आता रहता था। हेलो ध्रुव, मैं हूँ मार्शियन मैन हंटर और मैं हूँ स्पेस घोस्ट। बिल्कुल, मैं आप दोनों को पहचानता हूँ। खैर, सही समय पर आप लोग आ गए, लेकिन अभी फोमांचू का खतरा टला नहीं है। आश्चर्यचकित ना हो ध्रुव, क्योंकि जॉन में दूसरों का दिमाग पढ़ने की क्षमता भी है। सॉरी 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 जब मैं घोस्ट प्लैनेट से वर्म होल के द्वारा मिल्की वे में गैलेक्सी की गश्त लगा रहा था तभी मैंने इन सभी शिप्स को पृथ्वी की तरफ आते देखा और जॉन को संपर्क किया। और सही समय पर आप लोग आ गए, लेकिन अभी फोमांचू का खतरा टला नहीं है। आश्चर्यचकित ना हो ध्रुव, क्योंकि जॉन में दूसरों का दिमाग पढ़ने की क्षमता भी है। उसे विक्रक्ष द्वारा किए गए हमले के विफल हो जाने की जानकारी मिल चुकी होगी। वो जल्द ही हम पर किसी न किसी तरह से दोबारा हमला करेगा और उसकी कैद में परमाणु आयरन मैन और फौलादी सिंह भी है। मैं आ गया हूँ ध्रुव, और अब इस पृथ्वी को कोई नहीं बचा सकता है। तुम्हारी सेना को हम पहले ही तितर बितर कर चुके हैं। वो तो मेरी शक्ति का छोटा सा नमूना था और फिर अब ये भी मेरे साथ है। आयरन मैन, फौलादी सिंह और परमाणु तो मेरे साथी प्लेनेट के भी 25 पर गए थे, पर सुपरमैन और लैटन कैसे फोमांचू की कैद में आ गए? क्योंकि उन तीनों से संपर्क करने से पहले नासा ने सुपरमैन और ग्रीन लैंटर्न से संपर्क किया था तुम्हारे रेस्क्यू मिशन के लिए, लेकिन वे वहां जाकर वो दोनों भी लापता हो गए। ये दोनों बिना कोई पल गंवाए रिसर्च के लिए KB-25 की ओर चल पड़े थे। क्योंकि लैंटर्न अपनी रिंग की पावर से स्पेस में एक लंबी दूरी तय कर सकता है, इसलिए उन्हें किसी शिप की ज़रूरत भी नहीं थी। पर प्लैनेट KB-25 पर जाने के कुछ समय बाद हमारा उनसे संपर्क टूट गया। इस घटना के बाद हमने उन तीनों से मदद मांगी।
तो इनके ही एक शक्तिशाली मुक्के से परमाणु फौलादी सिंह और आयरन मैन बेहोश हो फोमांचू की गिरफ्त में आ गए थे। अब हम फोमांचू को कैसे रोकेंगे? ऐसे ही। अब मैं आराम से इसका दिमाग पढ़कर पता लगा सकता हूँ कि इसने इन सबको काबू कैसे किया है। ये अर्ध चेतन अवस्था में और इस अवस्था में ये बस फोमांचू का आदेश मानने के लिए विवश हैं। इस स्थिति से निपटना काफ़ी मुश्किल है, पर शायद बिजली का अति तीव्र झटका या ऐसी चोट जो इनके दिमाग को झकझोर कर रख दे ही इन्हें वास्तविकता से अवगत करा सकता है। तो चलो लगाएं जोर का झटका धीरे से। इधर सैन्य टुकड़ी पर आफत टूट रही है। डोंट वरी ग्रैंडसन, यू आर गोइंग टू बी ओके, इट जस्ट वेंट थ्रू द मीट। हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट का वार हीरोज के सिर के पास करें। इस पर ध्वनि तरंगों से वार करो। फौलादी सिंह बौखलाए हुए तीव्र गति से उड़ता हुआ उन सैनिकों की ओर बढ़ता है, पर ऐन वक्त पर सभी अपनी जगह से हट जाते हैं। फौलादी सिंह तीव्रता से उड़ता हुआ उस टैंक के अंदर जा टकराता है। सभी सैनिक फुर्ती से टैंक का ढक्कन बंद कर देते हैं। ध्रुव टैंक के ऊपर गुजरती बिजली के तारों पर स्टाफ ब्लेड बरसाता है। बिजली की कई तारें टूटकर एक साथ टैंक पर जा गिरती हैं। एक तेज चीख चारों ओर गूंजती और फौलादी सिंह लगातार बिजली के झटके टैंक के अंदर खाता हुआ बेहोश हो जाता है। इधर स्पेस घोस्ट और लैंटर्न के बीच भयानक जंग छिड़ी हुई है। होश में आओ लैंटर्न, ये तुम नहीं हो, खुद पर नियंत्रण करो। अपने भगवान को याद कर ले घोस्ट। दूसरी तरफ परमाणु लगातार आसमान से जमीन पर मौजूद सैन्य टुकड़ियों पर परमाणु ब्लास्ट कर रहा होता है। ऑल सिक्योर, गो गो गो। अपना अपना फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन सेवा में हाजिर है। आर्मी सोल्जर इलेक्ट्रिक गन से परमाणु पर शूट करता है। परमाणु से संपर्क में होने के कारण ध्रुव को भी झटका लगता है और दोनों ही इस तेज इलेक्ट्रिक करंट के झटके खाकर बेहोश हो जमीन पर गिर जाते हैं। इधर एक और आयरन मैन कईयों की परेशानियों का सबब बना हुआ है। उसकी शक्तिशाली ऊर्जा वार आस पार कहर आ रही थी। मुझे इसके कवच में घुसना होगा। एक जोरदार धमाका होता है और जॉन का नामो निशान भी मिट जाता है। ओ नहीं जॉन, मरने के लिए तैयार हो जाओ। जॉन तुम जिंदा हो। आयरन मैन के कवच को एक सॉफ्टवेयर जार्विस संचालित करता है और ये बात मैं आयरन मैन के दिमाग पढ़ते हुए जान गया था। एक सुपर इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर को एक वायरस ही अनियंत्रित कर सकता है, चाहे कुछ पलों के लिए क्यों ना सही। ये सोच मैंने खुद को एक वायरस में तब्दील कर लिया। जब आयरन मैन ने मुझ पर धमाके से वार किया, उस ऊर्जा वार के ही माध्यम से मैं जार्विस के सिस्टम में दाखिल हो गया और उसे करप्ट कर दिया। हा 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 हा। मैं जान चुका हूं कि अब तक तुम सब सुपर हीरोज जिंदा हो। तब तक मैं अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाऊंगा। ना ये शहर तबाह होगा और ना ही ये पूरी पृथ्वी। सुपरमैन के शक्तिशाली मुक्के लात घूसे बिना किसी पल के स्पाइडरमैन और लैंटर्न को आत्मरा सा कर देते हैं। सुपरमैन जिसकी कोई कमजोरी नहीं है, अब वो तुम्हें तबाह करेगा। अटैक! फोमांचू का आदेश मिलते ही सुपरमैन सभी हीरोज पर टूट पड़ता है। अब पहले तुम सभी सुपर हीरोज मरोगे, फिर तबाह होगा ये शहर। लैंटर्न परमाणु जिनको भी मैंने अर्ध चेतन किया, उनकी कोई ना कोई कमजोरी थी, पर उसका क्या जिसकी कोई कमजोरी ना हो। स्पेस घोस्ट फौलादी सिंह और परमाणु थोड़ी देर तक सुपरमैन के सामने टिकते हैं, पर आखिरकार वो भी बेहोश हो जाते हैं। ध्रुव एक आम इंसान है, उसके वार सुपरमैन को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ये जानते हुए वो उससे टकरा जाता है। अपनी कलाबाजी और फुर्ती के बल पर वो सुपरमैन को थोड़ा परेशान भी कर देता है, पर सुपरमैन के लिए ये सब बस शरीर पर धूल झाड़ने जैसा है। निश्चित ही ये बार ध्रुव के प्राण हर लेता, पर नागराज तुम यहाँ? मैं तो भारतीय न्यूज़ चैनल की ओर से यहाँ आया था। ठीक उसी समय टीवी न्यूज़ चैनल पर न्यूयॉर्क पर एलियन हमले की खबर आई। बस फिर मैं सीधा यहाँ के लिए निकल पड़ा, पर लगता है कि मुझे आने में काफ़ी देर हो गई। नागराज, सुपरमैन अभी अवचेतन अर्धचेतन स्थिति में। अगर उसे रोका ना गया तो वह अकेले ही पहले हमें फिर पूरी दुनिया को तबाह कर देगा। क्रिप्टोनाइट ही सुपरमैन की एकमात्र कमजोरी है जो इसे चोट पहुंचा सकती है। इसके अलावा उसकी खुद की लेज़र रे पर वो किसी भी चिकनी सतह या दर्पण से भी परावर्तित नहीं होती, बल्कि उसे भेद डालती है। रुक जाओ मेरे दोस्त,
मुझे पहचानने की कोशिश करो। इस तरह सुपरमैन काबू में नहीं आएगा। देव कालजयी के इस्पात जंजीर सर्पी से रोकेगा। सुपरमैन की आंखें लाल हो जाती हैं और नागराज के मस्तक पर सुपरमैन की लेजर रे का तीव्र प्रहार होता है। आह! एक तेज धमाके के साथ दोनों ही एक दूसरे से कई फीट दूर जा गिरते हैं। सुपरमैन तुरंत ही अपने आप को संभाल कर उठता है और नागराज की ओर बढ़ता है। उठो मेरे दोस्त। ये कैसे हुआ? यह ध्रुव का आइडिया था। नागराज की इच्छाधारी शक्ति उसकी सिर की रक्षा करती है और यह जानने के बाद कि सुपरमैन की लेजर रे को कोई चिकनी सतह भी परावर्तित नहीं कर सकती, नागराज के पास ये खतरा उठाने के अलावा और कोई चारा नहीं था। इच्छाधारी शक्ति ने पहले तो लेजर के वार को समाहित किया और फिर अति तीव्रता से सुपरमैन पर उसका वार किया, जिससे उसे इतनी पीड़ा हुई कि उसका मन अर्ध चेतना से जाग उठा। मैं आप सभी से माफ़ी मांगता हूँ और तुम हा 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 हा। जब ध्रुव मेरी कैद से भाग निकला था तभी मैं जान चुका था कि विक्रक्ष कामयाब नहीं हो पाएंगे, इसलिए मैंने सभी हीरोज़ को अर्ध चेतना का शिकार बनाकर उनके द्वारा इस शहर को तबाह करने की कोशिश की। मैं ये भी जानता था कि तुम सब किसी न किसी तरह से अर्ध चेतन अवस्था से भी बाहर आ जाओगे, पर फिर भी तुम पृथ्वी को बचा नहीं पाओगे, क्योंकि मैंने विक्रक्ष के अलावा बाकी सभी 9 ग्रहों के एलियंस के लिए भी स्पेसशिप बनाए थे। ध्रुव के भाग जाने के बाद मैं उन ग्रहों के प्रतिनिधियों से मिला और मैंने उन्हें उनके लिए बनाए गए शिप्स उन्हें दे दिए, इस हिदायत के साथ कि वे 10 दिशाओं से पृथ्वी पर आक्रमण करेंगे। लाखों की तादाद में कई शिप और कई एलियंस पृथ्वी पर हमला करने के लिए पहुंचने ही वाले होंगे। हा हा, तुम सब मिलकर भी इस धरती को नहीं बचा पाओगे जिसने मेरा तिरस्कार किया। अगर उनका हमला 10 दिशाओं से हुआ तो हम अपनी लाख कोशिशों के बावजूद भी धरती को बचा नहीं पाएंगे, इसलिए हमें इन एलियंस को पृथ्वी की परत के बाहर ही रोकना होगा। हाँ, हम में से जो अंतरिक्ष में जाने में सक्षम है वे वहां जाकर उन्हें रोकेंगे, और जो शिप्स उनसे बचकर पृथ्वी पर आते हैं तो बाकी हम उनसे लड़ेंगे। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के बाहर आयरन मैन, फौलादी सिंह, परमाणु, स्पेस घोस्ट, ग्रीन लैंटर्न, मार्शियन मैन हंटर और सुपरमैन सभी पृथ्वी के हर छोर पर अंतरिक्ष में फैल जाते हैं। और चूंकि एलियन का पहला लक्ष्य फोमांचू को बचाना था, इसलिए बाकी हीरो न्यूयॉर्क में रहते हैं। हम अपनी संपूर्ण शक्ति का इस्तेमाल कर उन्हें नेस्त नाबूद कर देंगे। आज किसी पर भी रहम या इंसानियत नहीं दिखाई जाएगी। हा 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 हा। हम इतने सारे और ये सिर्फ 7, बड़ी नाइंसाफी है। लैंटर्न अपनी रिंग की पावर से पूरी पृथ्वी को सुरक्षा कवच से ढक देता है। आज मैं नाकाम हुआ हूँ, पर मैं एक दिन कामयाब ज़रूर हूँगा। लेकिन तुम अपना बाकी वक्त जेल की सलाखों के पीछे बिताने वाले हो। मैं पागल होने का नाटक करूँगा जिससे मुझे जेल नहीं, मेंटल असाइलम भेजा जाएगा, जहाँ से मैं आसानी से भाग निकलूँगा। अचानक अंतरिक्ष में ध्वस्त एलियन शिप का एक टुकड़ा फोमांचू के पास आ गिरता है और उससे एक तार निकलकर उस पर गिरता है और उस तेज बिजली का झटका लगता है। हा 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 हा। जैसी करनी वैसी भरनी। दुनिया पर राज करने का ख्वाब देखने वाला खुद पागल हो गया। प्लैनेट KB-25 अभी भी सलामत है और वहाँ पर मौजूद तत्वों की मदद से वे एलियंस और भी शिप बना सकते हैं। चिंता मत करो, मैंने ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स से संपर्क कर उन्हें स्थिति से अवगत करा दिया है। वे प्लैनेट KB-25 को संभाल लेंगे। क्या मुझे ध्रुव को राजनगर के बारे में अभी बता देना चाहिए? ISS प्रमुख चाचा चौधरी, जिन्हें दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति माना जाता है, ने न्यूयॉर्क में यह बयान दिया। आज इस हमले को नाकाम करने के बाद आज पूरे विश्व को ISS के गठन का कारण पता पड़ गया है। दुनिया का सबसे बुद्धिमान, ज़रूर ये मेरी सहायता कर पाएगा, लेकिन इसके लिए मुझे न्यूयॉर्क जाना होगा। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं इल्यूमिनाती कॉमिक्स की अगली कॉमिक्स में, जिसका नाम है नो मर्सी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नो मर्सी में। तब तक के लिए धन्यवाद।